कहा है कवि ने कि अकड़ शब्द में अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती। तो लागू कर रहे हैं। अकड़ की बात ठीक कही, आप अकड़ में रहो, लेकिन अकड़ के साथ अक्ल भी रखो, ले भी रखो। जो है ना प्रोवोकेट हुआ, और उसमें मैंने जो मैं समझता हूँ, सदन की गरिमा को भी समझता हूँ। सदन की गरिमा कहाँ, मतलब कोई मेरी इंटेंशन नहीं सदन की, ना मेरा कोई वजूद, ना सदन की गरिमा के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकता। सदन बहुत प्राइम है, सदन के आगे मैं नतमस्तक होता हूँ। सदन जो है वो 2.5 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सदन है, उनसे चुनकर यहाँ पर आया है। मैं इनकी कदर करता हूँ, आपकी कदर करता हूँ। अगर कोई उस एक्शन से मेरे से वो कोई हुआ तो आई फील रिग्रेट। ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में कहीं भी ऐसा नहीं है जितना बुरा जंगल राज मेवात के अंदर है। कोई भी कानून, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मेंटेन नहीं करती। वो कैसे, किसी को भी उठाना है कानून में ये है, उसके पहले एफआईआर लॉन्च करो, फिर उसके घर जाइए, फिर उसको उठा के लाइए। मेवात एक ऐसा जिला है, रात को पुलिस 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, चाहे हतीम की सीआईए हो, चाहे पुराना की सीआईए हो, चाहे गुड़गामा की सीआईए हो, चाहे तावड़ू की सीआईए हो, हरियाणा में कहीं भी हो, बगैर एफआईआर के आदमियों को उठाया जाता है। फिर उन पर पथराव होता है तो फिर पूरे परिवार पर 307 का केस दर्ज किया जाता है। इस पर स्पीकर सर जरूर से जरूर संज्ञान लें और जरूर से जरूर बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। मुझे ऐसा लगा कि हमारे राज्यपाल जी भी तो रोज सुबह अखबार पढ़ते होंगे, तो क्या वो अखबार में नहीं देखते कि किस तरह से आए दिन हमारे प्रदेश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, रेप हो रही है, डकैती पड़ रही है, और उसके बाद उसके अंदर लिखा गया है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो मैंने आज एक सवाल लगाया था क्वेश्चन आवर के अंदर, वो लगा तो नहीं, जिसमें मैंने पूछा था कि क्या प्रदेश के अंदर 2014 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पहले से बेहतर हुई है या खराब हुई है। वो सवाल तो मेरा नहीं लग पाया, पर उसका जवाब आया है। जवाब में हमारे अनिल विज जी मंत्री जी कहते हैं कि नहीं श्रीमान जी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। 2014 के अंदर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जहां 1100 रेप होते थे, उन्होंने ही लिखा है 2021 के अंदर 1762 रेप होते हैं। फिर वो कहते हैं इट इज अंडर कंट्रोल। किडनैपिंग जो 2700 होती थी अब 3100 होती है। मर्डर जो 1100 थे वो और बढ़ गए। थेफ्ट जो 20,000 थे अब 26,000 हो गए, फिर भी कहते हैं इट इज अंडर कंट्रोल। को लेके उस पर, क्योंकि उसका मैंने रिप्लाई करना था, 2-4 बात मैं कहूँगा, बाकी आंकड़े पढ़ दिए। हरियाणा पुलिस को भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति पुलिस कवच से सम्मानित किया गया। ये हरियाणा राज्य के लिए गर्व की बात है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा फतेहाबाद जिला के थाना बट्टूकला को भारत के 3रे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन द्वारा उस रूप में चुना गया था। दूसरी मैं अगली बात बताऊं, आज वो सदस्य मौजूद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी की एक शिकायत थी कि फिरौती मांगी गई है। 20/2/2022 को केस दर्ज हुआ, 22 को उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है आंकड़े ऐसे। चंद्रजी राव जी, एक मिनट, आप कहते थे, नारा देते थे भय भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, और आम जनता के मन में इतना भारी डर है आप सोच नहीं सकते। आए दिन सोनीपत के अंदर आपने देखा AK-47 तक के हथियार मिले, गुड़गांव के अंदर आपने देखा ग्रेनेड मिली है। तो ये कहां से आ रही है? आज रजिस्ट्री घोटाला था, उस पर गवर्नमेंट ने कहा जांच करा रहे हैं। शराब घोटाला था, बोला जांच करा रहे हैं। धान घोटाला था, जांच करा रहे हैं। खनन घोटाला था, जांच करा रहे हैं। वो जांच के बाद में हमने तो जांच की कहते, बोले जांच पे आंच नहीं आनी, तो सही कहते आपकी जांच भी देख ली और आपकी आंख भी देख ली। हरियाणा की जनता ने सारा आप पे जो विश्वास था लोगों का वो देख लिया। आज एक ईमानदार ऑफिसर था, मैं पुलिस का अधिकारी यहां बैठे, पुलिस के हक में लोग बहुत कम दिखते थे, खिलाफ तो बहुत देखते थे। जयवीर शर्मा नाम का एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया, लीलाराम जी यार बैठे, उनके हक में उन्होंने बयान भी दिया था। उसके पास
1 रुपया बरामद नहीं हुआ, उसको जेल के अंदर डाल दिया। क्यों? क्या कसूर था? मुख्यमंत्री उसको मेडल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मेडल दे रहे हैं, गृह मंत्री मेडल दे रहे हैं, फिर उसको हुआ। आज 4 महीने में हो जाएगा। बस स्टैंड का उद्घाटन 2 या 3 महीने में हो रहा है। हाली पार्क जिसके ऊपर लगभग 25 करोड़ रुपया लगा है, उसका उद्घाटन भी अगले 3 महीने में होगा। सनोली रोड जो पहले हाईवे के अंडर थी, अब वो पीडब्ल्यूडी के अंडर है और इसके लिए 104 करोड़ रुपया वो मंजूर हो चुका है, जो पानीपत से लेकर कुराड़ तक 10 किलोमीटर का 4 लेन बनने जा रहा है। गोहाना रोड 4 लेन हो चुकी है, चल रहा है काम उसका। संत रोड का काम 4 लेनिंग का हो रहा है और साथ ही साथ 4 अंडरपास हमें रेलवे में तकरीबन 23 करोड़ रुपए के दिए गए हैं और एक 100 बेड का जो हमारा हॉस्पिटल है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पानीपत को ये देन उन्होंने दी है और पानीपत की जनता इससे बहुत खुश है। इस महंगाई को कैसे और कब कंट्रोल किया जाएगा? अगर हालात यही रहे तो देश के और प्रदेश के हालात खराब हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, सरकार का संकल्प था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ, आज 2 गुना की बजाय आज लागत भी हमारे किसान लागत जो लगाते हैं उतना भी किसानों को नहीं मिल पाता। आप देखेंगे कभी बारिश कभी ओला की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे अन्नदाताओं की तरफ भी देखा जाए। अभी सरकार ने कहा है कि हमने सभी मिलों की किसानों की पेमेंट कर दी। अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस सदन के अंदर उठाती रही हूँ, हमारे नारायणगढ़ के अंदर भी एक शुगर मिल है, वहाँ आज भी हमारे किसानों की 92 करोड़ रुपया बकाया है। आए दिन हमारे यहाँ का किसान धरने पर होता है। मेरा कहना है, सरकार से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगी, हमारी इस मिल की समस्या को दूर किया जाए। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे को ये नहीं पता लगा कि इतना शोर मचता है, इतना सोशल मीडिया पे एक स्पेशल सोच के लोग ये कहते हैं कि देश तो 2014 में आजाद होया, तो अमृत महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है? कौन से शहीदों को याद कर रहे हो आप? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। सुझाव है मेरा, मानना हो मानियो, ना मानना हो तो अपना चल रहा काम। तो दूसरी बात ये है जनाब, अभी मैं तो मरया नहीं, मेरे को तो करना नहीं। अरे फिर अब तू बैठ जा यार तू बैठ जा, तू शाम को मेरे पास आइए, चाय के साथ तेरे को बताऊंगा। अरे जिन शहीदों को तुम याद करते हो उनमें विश्वास तो रखो जनाब। उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, बोल। पानीपत में बतेरा टाइम मिलेगा तो खत्म होली, रामलीला खत्म होली, फिर शुरू कर जनाब। एक बड़ी अच्छी बात अब देख लो जनाब, ये डांडा साहब को फिर मैं कुछ कह दूंगा, वैसे मेरा मित्र है, ये जानबूझ के पंगे ले रहे हैं। एक बात अच्छी लिखी है उसमें, भाई हमने राम मंदिर बना दिया। अब जिस आदमी में इतनी ताकत हो कि वो राम का मंदिर घर बना सकता है, उसको तो राम की जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर बनाने से राम की इज्जत नहीं बढ़ेगी, उसमें आस्था नहीं बढ़ेगी। राम के जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में डालने से ही राम को हम अपने अंदर पा सकेंगे। तो ऐसा भी कुछ ना कुछ अनुभव करना चाहिए। जो जिन्होंने ये लिखवाया है ना, मैं उनकी तरफ मेरा कहने का मतलब है, मैं तो मानता हूं। अरे तूने लिखा थोड़ी है यार, तेरा कहां हाथ है उसमें? इसने लिखा है जी। अरे तूने कहां लिखा है? तूने तो पढ़ा है बस झूठ का परिंदा। अब जनाब मेरी बात सुन लो जनाब, मैं ये टाइम अगर, अरे राम पे ही तो बात कर रहा हूं, कोई खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं कह रहा राम के आदर्श पढ़ो आप। राम के आदर्श लेने में दिक्कत होगी इनको। जनाब दिक्कत क्या था? राम के हक में बोल रहा हूं। सर, इस बहस में भगवान राम को
स्पीकर सर, अरे भाई मैं राम के खिलाफ भगवान राम को ना बीच में डाला भाई आपको राम को अच्छा बीच में लगता ना तो नहीं डालें। लगता तो क्या करेंगे? बड़ी अच्छी बात। अब मेरे को कोई नहीं, कोई नहीं। जनाब मेरे को यकीन हो गया कि जो मैंने सलाह दी है उससे इतनी तकलीफ इसलिए हुई है कि ये राम के आदर्शों में विश्वास नहीं करते। ठीक कहा है कवि ने कि अकड़ शब्द में अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती। पे लागू कर रहे हैं, अकड़ की बात ठीक कही, आप अकड़ में रहो लेकिन अकड़ के साथ अक्ल भी रखो, ल भी रखो। अपने हलके की, चाहे वो मेरे हलके की सारी सड़कें हैं, वो सड़क कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं, बल्कि मेरे हलके में गड्ढों में सड़कों वाला हाल हो गया। गोहर से भी बदतर वहाँ के हालात हो गए हैं। तो मेरे हलके में जो सड़कें हैं उनको ठीक कराया जाए, नए तौर से बनाया जाए। और अगर मैं बात करूं अपने हलके में ओवरलोडिंग वाहन की और अवैध खनन की, ये पूरे हरियाणा की समस्या है वैसे तो, लेकिन मैं अपने हलका सढौरा की बात करूंगी जिसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ओवरलोड वाहन होने की वजह से जो मेरे घाट क्षेत्र के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। और जो अवैध खनन की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर गांव है मध्यपुर, गाडवली, नगली, रणजीतपुर, कटगढ़, पम्मूवाला, इसके साथ साथ जैतपुर। और जो खनन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से वहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, और जिससे वहाँ के लोग परेशान होकर मेरे पास आए भी हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी दी है। और वहाँ पे ये खनन माफिया हैं जो उनको रोका जाए, और अवैध जो लोडिंग वाहन वहाँ पे चलते हैं उनको भी वहाँ से रोका जाए। भी है, 5 गांव भी है, 4 गांव भी है, उसकी सीमा है। इस इलाके में खनन होगा, किसान दे, उसकी मर्जी, नहीं दे तो नदी और उसमें होगा। मेरी विधायकों से विनती है, पहले तो ये देख लिया जाए वो एरिया खनन का है नहीं है। जो आदमी रॉयल्टी देता है वो भी अवैध खनन है, जो सही कर रहा है ये भी अवैध खनन है। सही क्या है? मेरा विधायक महोदयों से मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जो जायज है। यमुनानगर जहां से बात करें 168 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारे पास आता है, 168 करोड़ साल का। और मेरा ये कहना है कि आपने जो सड़क है टूटने, सड़क भी बढ़िया बनवाओ, इंडस्ट्री भी चलती है, इंडस्ट्री के काम है, पार्ट है, केल है, रोड़ी बजरी अवैध खनन है। बहुत से सारे ऐसे मामले जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े टर्नर जाते हैं वो भी इससे जुड़े हैं। मेरा एक बढ़िया सड़क होनी चाहिए, पर सारा रोड़ी बजरी भी ना टेक दें, अपने अपने सड़कें बढ़िया बननी चाहिए। पर ये थोड़ी रोड़ी बजरी है वही अवैध खनन हो गया, उसी सड़क टूट गई। इसको थोड़ा मर्यादा में रखें, मेरी आपसे विनती है। एक मैं सामूहिक मांग आपसे करने वाला चाहता हूँ, जो हमारी सबकी है, आप साहब जी की भी है, मामन जी की भी है और मेरी भी है। हमारे यहाँ से नूह तक हमारी 4 लाइन हो गई, और नूह से अलवर राजस्थान की बॉर्डर तक हमारी इस लाइन को, सड़क को आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको जल्द से जल्द बनाए। क्योंकि हजारों मोर्चे आज उसमें हमेशा महीने में 150 10 का जवान बच्चे, बूढ़े बच्चे वो मर जाते हैं। उसको जल्दी से जल्द 4 लाइन किया जाए। कि किसी तरीके से तिजारा रोड, जो यूपी से भी लोग आते हैं तिजारे के लिए, इधर से नूह से भी लोग जाते हैं तिजारे के लिए, वो पहाड़ से होती हुई गुजरती है, और उसमें काम भी चालू हो गया था। मेहरबानी करके उस सड़क पर भी काम जल्दी से जल्दी, जो रुक गया था अभी तो घंटी मेरी घंटी पहले बज जा बजे। अध्यक्ष महोदय, पिनहुआ के अंदर और पुराने के अंदर एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस भी बनवाया जाए। और एक जो बड़ी सबसे जरूरी मांग है, सर मैं जिस दिन से आया हूँ उसी दिन से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर हमारे यहाँ जिला नूह में किसानों को आज तक एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। और खास तौर से मेरे हल्के में 50-60 गांव ऐसे हैं किसानों के जो गुड़गांव कैनाल के साथ लगते हैं, चाहे वो पीसरू है, चाहे वो गुलालता है, सिरौली है, और आपका जितने भी पूरे जैतारा है, मतलब 40-50 गांव में मैं नाम किस किस का लूंगा, वहां भी लोग कह रहे होंगे धन्यवाद। 50-60 गांव में इसका मुआवजा दिलाया जाए। इस साल तो अनसीजनल वर्षा होने के कारण फसल ही नहीं बोल सके, जो बुई
वो बिल्कुल खराब हो गई। Thank you. लिहाजा युवाओं का भरोसा आपके साथ, युवाओं का विश्वास आपके साथ फिर से लौट कर आएगा। एक ही बात और कहना चाहूंगा, बुजुर्गों का विश्वास आपके साथ लेना चाहते हैं तो जो उनकी ओल्ड एज पेंशन है, जो उनकी ओल्ड एज पेंशन है, उसको सही मायने में आयु पे आधारित ना करके हर एक व्यक्ति को, हर एक बुजुर्ग को सम्मान राशि के रूप में देने का काम कीजिए। उनका विश्वास भी आप ले लेंगे। और अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि अगर मैं एक ही बात कहूंगा, मेरे हल्के के गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम का जब उसके अंदर उसी तरह की व्यवस्था, जिस तरह की व्यवस्था आपके पंचकुला के स्टेडियम में है, वो देने का काम करेंगे तो प्रदेश के हर एक खिलाड़ी का विश्वास आपके साथ आएगा। सिर्फ चुनने का काम आप लोगों ने करना है कि जो नगर निकायों के अंदर हमारे जो शहरी हैं, भ्रष्टाचार और खर्ची पर्ची की जगह उनको सरलता से उनका अधिकार लेने का अगर अधिकार देंगे फिर मिलेगा। सिर्फ आखिर बात कहना चाहूंगा, चुनना आपने है, तय आपने करना है कि जो आपका सबका साथ और सबका विश्वास केवल आप इस किताब में देखना चाहते हैं या हर एक हरियाणवी के चेहरे में, उसकी आंखों में, उसके दिल में देखना चाहते हैं, वो आपको चुन के। धन्यवाद। आज सुशासन के अंदर सख्ताई बहुत जरूरी है। विधायकों को छोड़िए, मंत्रियों को छोड़िए, लाल फीताशाही इतनी हावी हो चुकी है। 2016 तक की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं तक पेंडिंग है। हमारे फरीदाबाद नगर निगम के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, बिना काम के पेमेंट हो गई। क्या जांच हुई, क्या जांच नहीं हुई, कुछ आपके आगे नहीं आया। और ये मैं कागज टेबल भी करना चाहूंगा, लंबा चौड़ा नहीं पढ़ूंगा, समय कम लगेगा। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुड़गांव पुलिस का भ्रष्टाचार का मामला, FIR 1 रुपए की नहीं, 40-50 करोड़ की बात हो रही है। असल मामला 234 करोड़ का है। पैसा गुड़गांव से बरामद हुआ, नोएडा गया, गुजरात गया, CBI का मामला बनता है। नोटबंदी में सारा पैसा खत्म हो गया। 234 करोड़ काला धन कहां से हुआ, ED का मामला बनता है। और इस सारे मामले की माननीय सिटिंग न्यायाधीश के सामने में आपको जांच करानी चाहिए। और पिछली बार सदन में एक बिल आया था, उस बार सरकार पद्मा योजना भी ला रही है। मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने लास्ट बिल में भी कहा था कि इसको छूट दी जाए, इसको इंक्लूड किया जाए। की गिरदावरी का भी विषय आया इसमें। हालांकि मैंने पहले दिन भी इसका उत्तर दे दिया था कि 561 करोड़ रुपया जो खरीफ 2021 का वो भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है, जिसमें काफी खातों में भी पहुंच गया है और कुछ जो है इस मार्च के अंत तक पहुंच जाएगा। अभी जो इस समय की फसल है रबी 2022 सामान्य गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन जहां जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है या जहां से कहा जाएगा उनकी सबकी स्पेशल गिरदावरी इस महीने में 15 मार्च तक ये हो जाएगी। उसके बाद फिर उसका निर्णय होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं सर, एक भी ऐसा नया मेडिकल कॉलेज जिसमें रेगुलर डायरेक्टर्स हों सर, सभी वर्किंग हैं, कोई प्रोफेसर्स हों, एसोसिएट प्रोफेसर्स हों, केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या 4 दीवारी चल रही है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, जो अभी तक आपने लिस्ट गिनवाई है उसमें से सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें बहुत लंबी लंबी फीस ली जाती है। ऐसा नहीं है। PGIMS रोहतक तो सर बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी डायरेक्टर की ड्यूटी सर अभी हुई है। अभी BPS में सर, BPS का आज ही छपा हुआ है, रेफरल सेंटर बन गया सर। ऐसे ही नू में डायरेक्टर भी है, वाइस चांसलर, अरे वाइस चांसलर, मैं क्या करूं वाइस चांसलर? आप बीच में मत बोलें। अरे नहीं होगा तो आप बीच में मत बोलें एक बार। ऐसे ही भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज जींद, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, गवर्नमेंट कॉलेज यमुनानगर, गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुरुग्राम, ये सब नए बनने वाले हैं आने वाले 4 साल के अंदर सारे, और सबके काम शुरू हो गए इनके। विपक्षी मित्रों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उनको ये बताना पड़ता है, उनको हमें बताना पड़ता है कि जमीन पर टिके रहो। बहुत ज्यादा गरूर, घमंड, अकड़ ये काम नहीं आती है। ठीक कहा है कवि ने कि अकड़ शब्द में, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, पर ये अलग अलग मात्रा में सब में होती है। इसलिए हम में हो तो हम जनहित में उसका उपयोग करेंगे, लेकिन आप में हो तो आप तो
सिवाय उसका दुरुपयोग करने के लिए और कुछ नहीं करते। इसलिए उसकी सीमा हमको बना के रखनी चाहिए। और अब लागू कर रहे हैं। अकड़ की बात ठीक कही, आप अकड़ में रहो लेकिन अकड़ के साथ अक्ल भी रखो, ले भी रखो। 7,500 रुपया इनका मासिक वेतन था और जो आज बढ़कर के वो 12,661 है। अब प्रावधान क्या है? ये सेंटर तय करता है कि इनको कितना पैसा देना है। नियम है 60-40। आज सेंटर की ओर से इनका 4500 रुपया तय है। उसको वेतन नहीं कहेंगे, वो ऑनरेरियम है, क्योंकि गांव के गांव में करना होता है और उन्हीं को सुविधा दी जाती है भी हाँ जिसको रखना अपना रख लें। हम फिर भी उस 4500 में सेंटर का शेयर 2700 है, हमारा 1800 है, लेकिन हम 1800 की जगह आज 9,961 रुपए दे रहे हैं। यानी कुल 1800 के बजाय 9,900 दे रहे हैं, मोरलेस 10,000। और आज जो 12,600 है, मानधन में कहीं भी कमी नहीं है। और अगर दूसरे प्रदेशों के मानधन से मैं तुलना करूं तो हरियाणा का एक तेलंगाना को छोड़ करके सर्वाधिक वेतन, यानी वेतन नहीं, आंगनबाड़ी को जो ऑनरेरियम देते हैं, मानधन देते हैं, सर्वाधिक देते हैं। जो मेरे को जो उन्होंने बताया, आंगनबाड़ियों से मैं मिला था वहाँ करनाल में, तो उन्होंने कहा जी हमारी और कोई मांग नहीं है, हमारी मांग वही है जो मुख्यमंत्री जी ने मंजूर की थी, अनाउंस की थी, वो अपनी अनाउंसमेंट पूरी कर दें, दैट्स ऑल। अब वो क्या अनाउंसमेंट थी, करी आपने? अनाउंसमेंट में एक प्रारूप बनाया गया है, अभी फाइनल होकर नोटिफिकेशन निकलना है, उसको एनसीआर में रखेंगे और चारों तरफ उसका जो रेडियस है वो 100 किलोमीटर का राजघाट से, उसकी राजघाट की जगह रखी गई है। उसमें जैसे उदाहरण के लिए करनाल जिले में केवल घरुंडा तहसील बाकी है, बाकी उसमें से बाहर निकला है। ऐसे ही बहुत से एरियाज, महेंद्रगढ़ उसमें से बाहर निकला है। तो बहुत एरियाज हैं जो इसमें से बाहर निकले हैं। एक मिक्सअप रिएक्शन था, लेकिन जिनको कठिनाइयां थी वहां कठिनाइयां ज्यादा थी, लाभ कम था। आज भी हमें कोई प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के एक 50, 60, 70 किलोमीटर के अंदर, तो पूरे प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिलता है। मानो लोन भी लेना हो, कुछ और भी करना हो, उसके आगे का प्रोजेक्ट सोचते ही नहीं है। में रहने से लॉन्ग रन में फायदा ही होगा, कमी नहीं, वो हमारे घाटा नहीं पड़ सकता। आज नहीं तो कल होनी है लागू चीजें, तो जो आप कह रहे हो एनसीआर में, आज नहीं तो कल दिल्ली में भी दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार में भी दबाव पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज बेशक इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया हो, कल को कम करना पड़ेगा, उनको जब दबाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ एनसीआर में ये एरिए रहने चाहिए, उसमें हमारे को लाभ है, स्टेट को लाभ है, नुकसान कोई नहीं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उसमें सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि रहते हैं, वहाँ विचार विमर्श होता है। आगे चल करके लगता है तो इसको बढ़ाना और घटाना केवल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ही निर्णय करता है और कोई नहीं करता। आपको अपना स्टैंड स्टेट के बारे में? नहीं, हमारा स्टैंड यही है कि उसको बहुत बढ़ाने का लाभ नहीं है। बहुत जिलों का प्रतिनिधित्व आ गया, हमारे दलाल साहब बैठे हैं, मैं स्वयं करनाल जिले से प्रतिनिधित्व रखता हूँ। ये लेटर जारी होता है और उसके अंदर ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि जो फैमिली आईडी है वो मैंडेटरी लागू करो, उसमें चेक किया जाएगा और जो उसकी जिस माता पिता की आय 1,80,000 से ज्यादा होगी वो इससे बाहर कर दिया जाएगा। मैं सदन में पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, ये चीजें क्राइटेरिया पहले क्यों नहीं आपने किया, बाद में क्या आप इनसे इन बच्चों को वाकई में पढ़े के बहाने ढूंढ रहे हैं उनको बाहर करने के? आपने अभी आपकी लिस्ट जारी करी है, आप इस बात को मानते हो और आपके विभाग के द्वारा, हमारे द्वारा अनस्टार्ट क्वेश्चन में भी आपने डिटेल दी है कि आपने 45,289 बच्चों को उसमें क्वालिफाई किया, उसमें से सिर्फ मात्र आपने 21,000 बच्चों के दाखिले किए, जिससे 24,200 बच्चे उसके आज भी जो है ना धक्के खा रहे हैं उनके अभिभावक। ठीक कहा है कवि ने कि अकड़ शब्द में, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती। तो लागू कर रहे हैं। अकड़ की बात ठीक कही, आप अकड़ में रहो लेकिन अकड़ के साथ अक्ल भी रखो, ले भी रखो।